है गाइज कैसे आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जो यूपी बोर्ड का क्लास 10 का 2022-23 का लेटेस्ट पैटर्न पे मॉडल पेपर जो है हिंदी का उससे। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटेस्ट पैटर्न बोर्ड परीक्षा 2023 में आप लोग का हर एक सब्जेक्ट में 20-20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो इस वीडियो में मैं जो हिंदी का मॉडल पेपर है उससे कक्षा 10 का उससे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये सारे के सारे इसे सॉल्व करने वाला हूँ। और हो सकता है कि आप लोग के एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चन में से D2 फंस जाए। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, अंत तक देखते रहिए। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इन एक एक कर सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, थोड़ा मैं पैटर्न के बारे में बता दूं। देखिए आप लोग का जो 70 मार्क का पेपर होता था, जहां मतलब किसी स्कूल पे आप लोग सेंटर मतलब जाता था और उस पे जाकर आप जो एग्जाम देते थे, उसी 70 मार्क में से आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का आप लोग का वर्णनात्मक प्रश्न, जैसे मतलब संदर्भ व्याख्या जिसमें हो गया, जिसमें निबंध लेखन हो गया, वो इस 50 नंबर में पूछेगा। और 20 मार्क का आप लोग जितना भी मतलब आप लोग का जैसे रस छंद अलंकार था, उपसर्ग प्रत्यय परिवाची शब्द, इन सबको हटाकर कट कर उनसे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हुआ है। देखिए अभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ तो अच्छा रहेगा, आपको बड़ा दिखाई देगा और साफ भी दिखाई देगा। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पे आधारित रचना है? जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण या रेखा चित्र? तो देखिए कलम का सिपाही जो है ना, इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। कलम का सिपाही को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। और यह एक जीवनी विधा की रचना है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के भारतेंदु युग के निबंधकार है। तो देखिए जो बालकृष्ण भट्ट है वो भारतेंदु युग के निबंधकार है। और अगर अन्य मतलब भारतेंदु युग के लेखक की बात करें तो उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन भी आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ये हम लोग का सेकंड ऑप्शन सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे आपने वो कहानी एक सुना होगा दो बैलों की जोड़ी वाला, जिसको मतलब प्रेमचंद जी लिखा है। तो उसमें दो बैल मतलब जो थे उनका नाम, एक का हीरा था एक का मोती था। तो उस कहानी में कितने पात्र थे? 2 पात्र थे, हीरा और मोती। उसी प्रकार इस कहानी में कुल मिलाकर 7 पात्र हैं। ठीक है, 7 मतलब लोग मेन हैं इसमें। ठीक है, तो उनके वही मतलब यही आंसर आपका हो जाएगा कि कुल 7 पात्र हैं। ठीक है, राम कुमार वर्मा द्वारा रचित दीपदान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो 7 पात्र, सिंपल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो ये कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। अब देखिए पहला इसमें क्या है? पहला कि विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। पहला ये गलत है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ नहीं बल्कि निबंध संग्रह है। सेकंड है कि उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह, ये दूसरा भी गलत है। क्यों दूसरा गलत है? पहला गलत है, दूसरा भी गलत है। दूसरा इसलिए गलत है कि जो उजली आग है इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, न कि यशपाल। ठीक है, तो साफ ये गलत हो गया। तीसरा है कि डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार है, ये भी गलत है। डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध उपन्यासकार नहीं बल्कि एक प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेखक हैं। आप लोग सुने होंगे हिंदी गद्य की एक विधा होती है आलोचना। ठीक है, तो उसी आलोचना विधा के एक प्रसिद्ध लेखक है डॉक्टर नागेंद्र। तो इस बार मतलब इस प्रकार हम लोग का 3 ऑप्शन गलत। तो ये ऑलरेडी चौथा ऑप्शन सही है कि राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंटवार्ता लेखक है, और ये बिल्कुल सही है। चलिए ये हम लोग का चौथा प्रश्न हो गया। अब हम लोग अगला 5वां प्रश्न कर लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 5वां प्रश्न है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आदिकाल को अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग कवियों ने मतलब अपने हिसाब से अलग अलग नामों से पुकारा है, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और जो ऑप्शन के अनुसार सही है वो वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से पुकारा है। ठीक है, और यह काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, तो इसीलिए इस मतलब ये शायद दिया गया है इस मॉडल पेपर में। ठीक, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ओके, तो अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि राम वृक्ष वेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। ये क्वेश्चन है, राम वृक्ष वेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं। ठीक है, पूस की रात, ठलुआ क्लब, बट पीपल, तीनों गलत है। गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक हैं राम वृक्ष वेनीपुरी। तो इस प्रकार हम लोग का जो इसका सही ऑप्शन है वो ये डी वाला यानी घ वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा पे आधारित रचनाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, ये दोनों जो मतलब रचनाएं हैं आत्मकथा विधा की रचना है और दोनों किसकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की ये क्या भूलूं क्या याद करूं और नीर का निर्माण फिर, ये दो रचनाएं हैं आत्मकथा विधा पे आधारित। इनको आप लोग याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में देखिएगा जरूर आएगा। उसके बाद देखिए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि यामा रचना के लेखक कौन है। ओके, यामा सीधे आप लोग महादेवी वर्मा। ठीक है, यामा के लेखक महादेवी वर्मा जी हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि करुण रस का स्थायी भाव। भैया करुण रस का स्थायी भाव जो होता है शोक होता है, क्योंकि करुण रस आप डिफिनीशन पढ़े होंगे कि मतलब अपने किसी मतलब प्रिय व्यक्ति इष्ट वस्तु अथवा वैभव के नष्ट हो जाने के कारण अपने मतलब हृदय में जो करुणा का भाव उत्पन्न होता है या शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे करुण रस कहते हैं। तो यहाँ मतलब करुण रस में कौन सा अस्थायी भाव होता है, तो शोक। ठीक है, या करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो सीधे आप लोग इस पे मार दीजिएगा, सेकंड पे शोक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है चरण कमल बंदौ हरिराय पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखिए मैं ये चीज़ आपको कई बार बताया हुआ हूँ जब मैं अलंकार पढ़ाया हूँ। देखिए चरण कमल बंदौ हरिराय में आप सीधे सीधे याद रखिए कि उपमा अलंकार अवेलेबल है। ठीक है, कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं। सीधे आप लोग याद रखिएगा सममात्रिक छंद। इसका पहला ऑप्शन सही है कि 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं, तो सममात्रिक छंद वो होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 12वां प्रश्न है कि उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। देखिए उपसर्ग क्या होता है, मतलब जो किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो देखिए जो उत्कर्ष है, ठीक है, अगर इसको अलग अलग करें तो उत और कर्ष दो शब्द बनेंगे और कर्ष में उत शब्द मतलब उप प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है और ये तो गलत ही है। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें प्रत्यय पूछा है। देखिए उपसर्ग पहले लगा होता है, प्रत्यय बाद में लगा होता है। जैसे दास है, दास शब्द के बाद त्व प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 के बाद 14 नंबर आप स्क्रीन पे प्रश्न देख सकते हो कि देश विदेश में कौन सा समास है। ओके, देखिए जहाँ भी जैसे ये बीच में कोई शब्द लिखा है उसके बीच में हाइफन आ जाए या देश विदेश, इस शब्द का मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका अगर आप मतलब प्रचार करते हो, मतलब समास विग्रह करते हो, तो बीच में और या अथवा या आए तो समझिए कि वह कौन सा समास है, वह द्वंद्व समास है। तो देश विदेश में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। बाकी मैंने समास डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हो। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हल्दी शब्द का तत्सम रूप है। ओके, जो हल्दी है, हल्दी शब्द उसका तत्सम रूप क्या है। तो देखिए हल्दी का जो तत्सम रूप है वो हरिद्रा है, ये इसका सेकंड ऑप्शन सही है। ये और ये गलत है। ठीक, चलिए इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि आम का परिवाची शब्द है। आम का परिवाची शब्द क्या है। अब देखिए इसमें कई सारे आपके ऑप्शन है कि क्षीर है, अंबर है, सोम है और रसाल है। तो आप सब जानते हो कि आम का परिवाची शब्द कौन सा होता है, रसाल होता है। ठीक है, इसे रसाल फल भी बोलते हैं, रसेदार फल भी बोलते हैं आम को। ओके, उसके बाद इत्यादि में संधि है। देखिए इत्यादि में सीधे सीधे मैं आपको बोल दूं यड़ संधि है, क्योंकि इसका आप अगर संधि विच्छेद करते हो तो इति प्लस आदि आता है, और इति मीन्स ई और प्लस आ मीन्स यह गुण संधि का एक रूप है। ठीक है, तो इत्यादि में कौन सा संधि है, सॉरी गुण संधि बोला, यण संधि। ये ई प्लस आ मिलकर या हो जाता है। ठीक है, और यह एक गुण संधि का यह मतलब फिर मैं गुण संधि बोल रहा हूँ, यण संधि का एक गुण है। ठीक है, तो इत्यादि में कौन सी संधि है, यण संधि। बाकी मैं डिटेल में आपको एक एक संधि पढ़ाऊंगा, दिक्कत की कोई बात नहीं होगी। चलिए मधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप है। ओके, 18वां प्रश्न है कि मधु
काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आप लोग के एग्जाम में आ चुका है। मधु शब्द जो है इसका चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? मधुना, मधुने, मधुव्य, मधुवी। तो आप लोग याद रखिएगा जो 18वां प्रश्न है इसका ये सेकंड ऑप्शन सही होगा, मधुव्य। मधु का चतुर्थी विभक्ति जो बहुवचन रूप होगा वो मधुव्य होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नदी, नदी का आ गया कि नदी का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। देखिए नदी का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होता है वो नदीवी होता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 20वें और अंतिम प्रश्न पे कि पठ धातु लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन होगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लोट लकार कह रहा है, तो लोट लकार क्या होता है? पठतु, पठताम, पठंतु। तो हमें मतलब प्रथम पुरुष एक वचन बोल रहा है तो पठतु इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने यहाँ तक 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब नीचे देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत सारे, तो इनको अगर आप इनको भी मैंने सॉल्व कर दिया है, तो अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इन 20 प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव वाले, इनको क्लियर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में हो सकता है कि इन्हीं प्रश्नों में से आप लोग के एग्जाम में D2 प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं इसी प्रकार की आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करना।